नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की संभावना, लद्दाख समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जुलाई के अंत में देश को मिलेगा दूसरा राफेल का बेड़ा, हाशिमारा एयरबेस पर होगी तैनाती। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज होगी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक। क्या है खास, आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की संभावना, लद्दाख समेत कई मुद्दों पर हो सकती है बात। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बुधवार को अपने चीनी समक्ष वांग यी के साथ दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। लद्दाख सेक्टर में दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को देखते हुए ये बैठक देखी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जयशंकर के पिछले साल अप्रैल से खराब हुए संबंधों में सुधार के लिए पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शीघ्र, पूर्ण और ईमानदारी से मुक्ति की आवश्यकता पर जोर देने की उम्मीद है। दोनों अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बारे में भी बात करेंगे, जहां तालिबान विद्रोही देश भर में स्वीप करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका जल्दबाजी में पीछे हट गया है। जयशंकर और वांग बुधवार को एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जयशंकर और वांग इस साल फरवरी और अप्रैल में 2 बार बोल चुके हैं। उन्होंने एलएसी की स्थिति और मॉस्को समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा की और समय पर संचार के लिए एक हॉटलाइन स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत ने बार बार मॉस्को समझौते को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो 5 सूत्रीय सहमति को संदर्भित करता है। जयशंकर और वांग पिछले साल सीमा की स्थिति को सुलझाने के लिए एससीओ की बैठक से इतर आए थे। रूस ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की कोई पेशकश करने से परहेज किया है। उसने बार बार कहा है कि एससीओ मंच का उपयोग सदस्य देशों की तरफ से उसके बीच मतभेदों को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। चीन जहां एलएसी स्टैंड ऑफ के लिए भारत के लिए कथित सैन्य निर्माण को दोष देता है, तो भारत का कहना है कि बीजिंग की तरफ से द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन सीमा विवाद का कारण है। जयशंकर दुशांबे में अपने पाकिस्तानी समक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ भी आमने सामने होंगे, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि उनके बीच द्विपक्षीय बैठक का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जुलाई के अंत में देश को मिलेगा दूसरा राफेल बेड़ा, हाशिमारा एयरबेस पर तैनाती। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना सीमा पर निगरानी की अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। वायुसेना की ओर से जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से सेना चीनी सीमा पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेगी। सरकारी सूत्रों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि स्क्वाड्रन जुलाई के अंत तक यानी 26 जुलाई तक परिचालन शुरू कर देगी और अंबाला में पहले ही आ चुके राफेल विमान अगले हफ्ते से वहां जाएंगे। फ्रांस में आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त भी शुरू कर दी है। हाशिमारा एयरबेस में दूसरा स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगा, क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएगी। पिछले साल चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत द्वारा करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान हैं और शेष विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। भारत अब स्वदेश में विकसित स्टील्थ फाइटर्स, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है, जिसके साथ स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल होंगे। पिछले सालों में सितंबर में विमानों को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किए जाने के बाद राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा सेट नवंबर में भारत पहुंचा था। 2 इंजन वाले राफेल जेट विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज होगी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक, जाने क्यों है ये खास। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर करीब 4 बजे पीएम मंत्रिपरिषद की बैठक का भी नेतृत्व करेंगे। ये दोनों ही बैठकें बेहद खास मानी जा रही है। इसकी वजह है कि 16 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए इस बैठक में इससे जुड़ी सरकार की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस मानसून सत्र की तैयारियां बड़ी जोर शोर से की जा रही हैं। इस सत्र को लेकर कुछ दिन पहले ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया था कि अब तक दोनों सदनों के 500 सदस्यों को कोरोना वैक्सीन में कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा संसद के सभी कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगा दी गई है। लोकसभा के करीब 311 संसद सदस्यों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 23 को किन्हीं कारणों से ये वैक्सीन नहीं मिल सकी है।
संसद सत्र के दौरान संसद के अंदर ही RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा सदन के अंदर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। ये 17वीं लोकसभा का 6वां सत्र 19वां सत्र होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में हाल ही में कई नए मंत्री शामिल हुए हैं। इस लिहाज से ये भी ये बैठक के कुछ खास मायने हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दूसरी बैठक है। इससे पहले ये बैठक 7 जुलाई को हुई थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इससे पहले मंत्रिमंडल की अंतिम प्रत्यक्ष बैठक अप्रैल 2020 में हुई थी। उस वक्त भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हो चुकी थी, लिहाजा करीब 1 वर्ष के बाद दोबारा मंत्रिमंडल की पहली प्रत्यक्ष बैठक होने वाली है। भारत में लॉकडाउन के लगने के बावजूद ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नियमित रूप से होती आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान से बातचीत फेल रही तो मांग सकते हैं भारतीय सेना से मदद, अफगानिस्तान के राजदूत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटने के बाद से वहां के अधिकांश इलाकों में फिर से तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। ऐसे में पूरे देश में हालात चिंताजनक हैं। इस बीच भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा है कि भविष्य में अगर तालिबान से वार्ता विफल रहती है तो उनका देश भारतीय सेना से मदद मांग सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है, यह मदद सेना को अफगानिस्तान बुलाने के रूप में नहीं बल्कि ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के रूप में ली जाएगी। इस समय तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता चल रही है। हालांकि माना जाता है कि दोहा में हो रही शांति वार्ता काफी हद तक विफल हो गई है और तालिबान अब पूरी तरह से सैन्य जीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद महमूदज़ई ने मीडिया में कहा है, अगर हम तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया में सफल नहीं होते हैं तो हो सकता है कि हम भारतीय सेना की मदद मांगे। वह चाहते हैं कि भारत में उनके पायलटों को ट्रेनिंग दी जाए। उनका कहना है कि भारत ने भी फिर से 2 प्रमुख मामलों में हमारी मदद की है। भारत ने हमारे कैडेट के लिए सैन्य प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान करने में मदद की है। नागरिक मोर्चे पर उन्होंने भारत द्वारा दी जाने वाली 1000 वार्षिक स्कॉलरशिप, भारत में पढ़ रहे करीब 20,000 अफगान छात्रों की मदद, नई अफगान संसद के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अलावा बांधों के निर्माण के बारे में बताया। राजदूत ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर और समस्याग्रस्त है। सरकारी बिल सक्रिय रूप से 376 जिलों में से 150 में तालिबान से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए देश का 1/3 हिस्सा सक्रिय लड़ाई में है। अकेले अप्रैल 2021 से देश में 2 लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जिसमें करीब 4000 लोग मारे गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर तनाव के बावजूद भारत चीन व्यापार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, प्री कोविड दौर से भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, सीमा पर तनाव के बावजूद वर्ष 2021 की जनवरी से जून तक पहली छमाही में भारत चीन व्यापार में 62.7% की जबरदस्त बढ़त हुई है और यह 57.4 अरब डॉलर करीब 4.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह कोविड के पहले के दौर में वर्ष 2020 की पहली छमाही में हुए 44.72 अरब डॉलर के व्यापार से भी ज्यादा है। यह अब तक का अपने आप में एक रिकॉर्ड है और चीन के बड़े व्यापारिक साझेदार देशों में सबसे ज्यादा बढ़त है। गौर करने की बात यह है कि इस व्यापार में करीब 42.6 अरब डॉलर का आयात चीन से भारत में हुआ है। दूसरी तरफ भारत से चीन को निर्यात सिर्फ 14.7 अरब डॉलर का हुआ है। कोरोना संकट और भारत चीन तनाव के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को बड़े पैमाने पर चीन से चिकित्सा से जुड़े सामान का आयात करना पड़ा है। यह बढ़त तब हुई जब भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों में भारी तनाव रहा। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पहली छमाही के दौरान भारत के चीन से आयात में 69.6% और निर्यात में 60.4% की बढ़त हुई है। चीन में वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर तक होता है और जीएसटी ने इसीलिए पहली छमाही के जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी किए हैं। इस साल जनवरी से जून के दौरान भारत ने चीन से 26,000 वेंटिलेटर्स एवं ऑक्सीजन जनरेटर्स, 15,000 से ज्यादा मॉनिटर और 3,800 टन से ज्यादा दवाएं और चिकित्सा के अन्य सामान मंगाए। जनवरी से मई के दौरान 2 द्विपक्षीय व्यापार में 70.1% की जबरदस्त बढ़त हुई है। मई में जब भारत में कोरोना का असर कम हुआ तो इस व्यापार की रफ्तार कम पड़ गई। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान चीन ने भारत के कुल आयरन और उत्पादन का 90% हिस्सा आयात कर लिया। इसे लेकर घरेलू स्टील उत्पादकों ने चिंता भी जताई। उन्होंने लौह अयस्क के निर्यात पर अंकुश लगाने की मांग की। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस वर्सेस चाइना। दक्षिण चीन सागर में आमने सामने चीन और यूएस की नौसेना अमेरिकी युद्धपोत पैरासेल द्वीप में घुसा। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीनी सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन की सेना ने कहा है कि सोमवार को एक अमेरिकी युद्धपोत पैरासेल द्वीप समूह के पास अवैध रूप से चीनी जल क्षेत्र में घुस आया था। हालांकि चीन की नौसेना ने दूर खदेड़ दिया। बता दें कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय अदालत के एक फैसले के बरसी के दिन सामने आई है। इसमें कहा गया था कि बीजिंग का दक्षिण चीन सागर में कोई दावा नहीं बनता है। चीन की नौसेना ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि यूएसएस बेनफोर्ड ने चीन की अनुमति के बिना उसके जल क्षेत्र में प्रवेश किया है। अमेरिकी नौसेना का यह कदम चीनी संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ने कहा कि अमेरिका के इस कदम का असर दक्षिण चीन सागर की स्थिरता पर पड़ेगा। पीएलए ने कहा कि हम अमेरिका से इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह करते हैं। बता दें कि हेग में स्थायी पंचायत न्यायालय ने 12 जुलाई 2016 को फैसला सुनाया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं है, जबकि
चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले की अनदेखी का निर्णय लिया था। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के जरिए बताया कि यह जल क्षेत्र चीन के दावे से परे है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि समुद्री कन्वेंशन में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के जहाजों उनके युद्धपोतों को इस जलीय मार्ग से गुजरने का अधिकार है। पैरासेल द्वीपों पर चीन का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यूएस नौसेना ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसके युद्धपोत को पैरासेल द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में दौरा करने का हक है। दरअसल पैरासेल द्वीपों पर चीन, ताइवान और वियतनाम दावा करते हैं। इन द्वीपों से सैन्य पोत के गुजरने के लिए पहले या तो अनुमति लेने या फिर इसकी सूचना देने की जरूरत होती है। उधर पैरासेल द्वीपों को लेकर अमेरिका ने चीन, ताइवान और वियतनाम के प्रतिबंधों को चुनौती दी है। अमेरिका की इच्छा है कि पूर्व सूचना दिए बिना या किसी दावेदार से अनुमति मांगे बिना उसे इस रास्ते से गुजरने की इजाजत हो। इस क्षेत्र में अन्य द्वीप समूहों पर भी ब्रुनेई, चीन, मलेशिया और फिलीपींस दावा करते हैं, जो रीफ और अन्य समुद्री संसाधनों से समृद्ध हैं। चीन अपनी कथित 9 डैश लाइन या अधिकांश क्षेत्रों के भीतरी संसाधनों पर दावा रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान ने अब तुर्की को दी धमकी, अफगानिस्तान छोड़ दो वरना। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के क्रूर शासन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान के लड़ाकू बेहद क्रूर तरीके से अफगान सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा करने का दावा भी किया है। अब तालिबान ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा है कि नाटो सदस्य होने के नाते वह अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ दें। तालिबान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान को झटका देते हुए यह भी कहा है कि वह काबुल हवाई अड्डे की रक्षा कर रहे अपने सैनिकों को हटा दें। गैर लड़ाकू नाटो मिशन के हिस्से के रूप में तुर्की के पास अफगानिस्तान में 500 से अधिक सैनिक हैं। कुछ सैनिक सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देते हैं और अन्य हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तुर्की पिछले 20 सालों से नाटो के साथ अफगानिस्तान में है। अगर वह अब भी रहना चाहता है तो बिना किसी संदेह के हम इसे एक कब्जा करने जैसा मानेंगे। इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। सैन्य और नागरिक उड़ानों और अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों और राजनयिकों के सुरक्षित मार्ग के लिए हवाई अड्डे की सुरक्षा महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है। और अगर तुर्की अपने सैनिकों को हवाई अड्डे से हटा देती है तो इससे आम नागरिक और राजनयिकों को काफी खतरा हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। परिसीमन के बाद उम्मीद, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादे के साथ चुनाव में जाएगी भाजपा। जी हां दोस्तों, कश्मीर मसले पर केंद्र सरकार की पहल के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के सुर बदल गए हैं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद गुपकार गठबंधन के नेताओं ने यह समझ लिया है कि अब राज्य में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने अपनी मांगों को व्यवहारिक धरातल पर उतारने और इसे हट के रूप में पेश करने की ठानी है। इधर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने अमर उजाला से कहा कि जम्मू कश्मीर में भगवा पार्टी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा लेकर चुनाव मैदान में जाएगी। साथ ही पार्टी पाकिस्तान से लगे इलाकों में संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत विशेष अधिकार देने की मांग भी करेगी। फिलहाल केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता परिसीमन का काम पूरा करने की है। इसके बाद ही चुनाव का रास्ता साफ होगा। जितनी जल्दी परिसीमन होगा इसके बाद ही चुनाव को लेकर कुछ कहा जा सकेगा। हाल ही में अमर उजाला से चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता निर्मल सिंह ने कहा था, जम्मू कश्मीर के चुनाव समय पर होंगे, जल्द ही परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के निदेशक संजय कुमार ने अमर उजाला को बताया कि केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, उस वक्त ही भाजपा ने कहा था कि परिसीमन और चुनाव के बाद हम फिर से इसे राज्य का दर्जा देंगे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोल भी चुके, जैसे ही राज्य में स्थिति सामान्य हो जाएगी परिसीमन के बाद चुनाव होंगे, फिर से राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए भाजपा अपने किए पुराने वादे को लेकर जनता के बीच जाने की सोच रही है। उन्होंने आगे कहा, घाटी की तुलना में जम्मू में भाजपा का अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन भाजपा अपने इस वादे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरती है तो उसे राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे संगठन और लोगों का भी समर्थन हासिल हो जाएगा। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का मुद्दा लोगों की भावना से जुड़ गया है। चुनाव के बाद सरकार में अगर भाजपा आए या फिर गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव दोनों ही लेकर आएंगे। फर्क यह है कि भाजपा सत्ता में आती है तो वह राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 के तहत कुछ क्षेत्रों को विशेष अधिकार देने की मांग करेगी। अगर गुपकार का बहुमत आता है तो वह राज्य के दर्जे के अलावा अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को जरूर उठा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिल स्टेशनों, बाजारों में मास्क लगाए बिना घूमती भीड़ चिंता का मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने टूरिस्ट क्षेत्रों में उमड़ रही भीड़ और पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण दर अधिक होने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स ने पिछले साल से काफी ज्यादा मेहनत की है। उत्तर पूर्व के राज्यों ने वैक्सीन वेस्टेज को काफी हद तक रोका है। जिन 4 राज्यों में कुछ कमी दिखाई दे रही है, उम्मीद है वहां के कामकाज में सुधार होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है।
है, हमें सतर्क रहना होगा, लोगों को सतर्क करते रहना होगा। संक्रमण रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखना होगा। यह बहुरूपिया है, बार बार अपने रूप बदल लेता है और हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में मार्केट में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। यह ठीक नहीं है। कोरोना लहर को आने से कैसे रोका जाए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। वायरस अपने आप नहीं आता, कोई जाकर ले आए तो आती है। पीएम ने कहा कि तीसरी लहर को आते हुए रोकना प्रमुख विषय है। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। एक्सपर्ट भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही और भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। हर स्तर पर कदम उठाए जाएं। भीड़ को जमा होने से रोकने पर हमें प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन अभियान को तेज करते रहना है। हमें वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक जितने भी लोग हैं सबको जोड़ना है। सेलिब्रिटीज के जरिए यह बात प्रचारित करना है, लोगों को मोबिलाइज भी करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी की दो टूक, यूपी की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, खिलवाड़ करने वालों को चुकानी होगी भारी कीमत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अलकायदा के 2 सदस्यों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश में मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर से विरोधियों को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं तभी सार्थक है जब सभी लोग सुरक्षित रहें। सरकार प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जा सकती, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी ही होगी। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर में नगर निगम की 94 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 370 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे थे। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम सभी को विकास के साथ ही सुरक्षा के प्रति लगातार सजग रहना होगा। सुरक्षा के प्रति थोड़ी सी सजगता से कई लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता से मिली जानकारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 2 साजिशों को बेपर्दा किया गया है। मूक बधिर बच्चों के जिहादी धर्मांतरण से राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, जिसमें पकड़े गए लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पकड़े गए 2 संदिग्धों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों के साथ मिलकर आजादी के जश्न में खलल डालने की साजिश रची जा रही थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता से मिली सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें बेपर्दा कर दिया। बारूद का जखीरा, बम व अत्याधुनिक हथियार मिले, समय रहते ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में क्या हो रहा है, जनता की सजगता से इसे जाना जा सकता है और जानकारी पर समय रहते राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने पे पार्षदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की योजना हर गरीब का हक है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुने जाने पर विकास की योजनाएं हर गरीब तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी थी, पैसा पहले भी था, लेकिन तब अराजकता होती थी, पैसों का बंदर बांट होता था। आज सिस्टम वही है, बस चेहरे बदल गए हैं तो आमजन को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर व्यक्ति तक सड़क, पेयजल, बिजली की सुविधा है। गरीब को पीएम आवास योजना से मकान मिल रहा है। यह सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम योजनाओं के नामकरण में जुटे लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास योजना की सौगात दी है। गोरखपुर में 25,000 गरीबों को पीएम आवास मिला है, जो स्ट्रीट वेंडर वाले पहले कुछ लोगों के लिए शोषण करने के जरिया थे। आज स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर होकर तरक्की की राह पर साउथ चाइना सी में आमने सामने आए अमेरिका और चीन। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की सेना ने कहा है कि सोमवार को एक अमेरिकी युद्धपोत पैरासेल द्वीप समूह के पास अवैध रूप से चीनी जल में घुस आया था, जिसने उसने दूर खदेड़ दिया। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय अदालत की एक फैसले की बरसी के दिन सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि बीजिंग का साउथ चाइना सी में कोई दावा नहीं बनता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि यूएसएस बेनफोल्ड ने चीन की मंजूरी के बिना उसके जल क्षेत्र में एंट्री की। यह चीनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है और इससे दक्षिण चीन सागर में स्थिरता पर असर पड़ेगा। जारी बयान में पीएलए ने कहा कि हम अमेरिका से इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह करते हैं। हेग में स्थायी पंचायत न्यायालय ने 12 जुलाई 2016 को फैसला सुनाया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं है, जबकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले की अनदेखी का निर्णय लिया था। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप उसके युद्धपोत बेनफोल्ड को पैरासेल द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में दौरा करने का अधिकार है। असल में पैरासेल द्वीपों पर चीन, ताइवान और वियतनाम दावा करते हैं। इन द्वीपों से सैन्य पोत के गुजरने के लिए पहले या तो अनुमति लेने या फिर इसकी सूचना देने की जरूरत होती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने कहा समुद्री कन्वेंशन में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के जहाजों उनके युद्धपोतों को इस जलीय मार्ग से गुजरने का अधिकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे एस जयशंकर। अफगानिस्तान और लद्दाख मुद्दे पर होगी अहम बातचीत।
जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समक्ष और स्टेट काउंसलर वांग यी से दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने और पूर्वी लद्दाख में तेजी से तनाव कम करने को लेकर बातचीत की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तजाकिस्तान के दुशांबे के लिए रवाना हुए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।